स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम हमारे प्रजामंडल की सीरीज पढ़ रहे थे। हमने जयपुर प्रजामंडल पढ़ लिया था, मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ लिया था। पिछले मैंने बताया था कि पहले बड़े बड़े प्रजामंडल एक साथ कर लें। इसी श्रृंखला में एक और प्रजामंडल जो आज हम पढ़ेंगे वो था मेवाड़ प्रजामंडल था। वही बात है कि प्रजामंडल मैंने पिछली बार बताया था, इसका मतलब प्रजा के आंदोलन। तो प्रजा में आंदोलन करने वाले नेता कौन थे? प्रजा के आंदोलन हुए तो राजाओं के खिलाफ हुए। तो राजा कौन थे जिनके खिलाफ आंदोलन हुए? 3 इमेज आपके सामने बनी हुई, थोड़ी धुंधली सी है, मैं बता दूं इनके बारे में, आप नेट से और देख लेना। जो राजा थे उस समय, तो राजा तो थे भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। हम जब आगे वो पढ़ेंगे, आप एकीकरण इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तब इनके बारे में और खूब सारी बातें हम पढ़ेंगे। महाराणा भूपाल सिंह तो थे राजा। नेता कौन थे जिन्होंने आंदोलन चलाया था? एक तो बड़े नेता, हम सबने बिजोलिया किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर उनका नाम पढ़ा था, स्वयं नाम धन्य माणिक्यलाल वर्मा। पिछले में हमने, पिछला जो वीडियो था मारवाड़ वाला, उसमें हमने बात की थी अपने शेर राजस्थान लोक नायक जिनको कहते हैं जयनारायण व्यास। और आज वाले में जो ज्यादातर बातें जिनके इर्द गिर्द घूमती है वो अपने माणिक्यलाल वर्मा थे। इनके आसपास में बातें रहेगी। और एक अपने बलवंत सिंह मेहता, इनकी बातें भी करेंगे हम, बलवंत सिंह मेहता की भी, और खूब सारी बातें करेंगे आगे। कौन थे, क्या किया था, कई बातें अपने पढ़ेंगे इनके बारे में। तो कुल मिला के 3 लोग राजा थे जब ये आंदोलन वगैरह चले थे। राजा कौन रहे? तो महाराणा भूपाल सिंह राजा रहे थे, जो आगे चलकर हम देखेंगे कि राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। बलवंत सिंह मेहता प्रजामंडल के मुख्य नेता रहे थे, और वैसे बेसिकली सबसे मुख्य नेता कोई थे तो वो माणिक्यलाल वर्मा थे। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कुछ बातें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत पढ़ ली थी। उनके आगे की जो और बातें हैं वो थोड़ी सी हम और करते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक के साथ में जुड़ गए थे। पहले ये बिजोलिया ठिकाने के अंदर काम किया करते थे, लेकिन बाद में साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक की प्रेरणा पर ये आंदोलन के अंदर आ गए थे। तो कई बार कोई सिंपली ये भी पूछ ले, इनमें से कौन सा एक बंदा बिजोलिया ठिकाने में काम ही किया करता था, नौकरी छोड़ के बाद में इधर आया था? तो माणिक्यलाल वर्मा थे, जो नौकरी छोड़ के बाद में आए थे। तो आज की पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो ये तो मैंने नॉर्मल सी बात बताई, शुरू करते हैं इससे आगे। अब मेवाड़ प्रजामंडल, तो वही मैंने बताया माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया आंदोलन के मुख्य नेता थे, ये हम जानते हैं। बिजोलिया आंदोलन में हम पढ़ते हैं कि विजय सिंह पथिक 1927 के बाद बिजोलिया आंदोलन से अलग हो गए थे। जब विजय सिंह पथिक अलग हो गए थे तो उसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय नेता के रूप में अपने यहाँ पे जुड़ गए थे। उन दिनों के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि भाई, विजय सिंह पथिक वाले टाइम में एक बात हुई थी, आप बिजोलिया वाला जो वीडियो पढ़ा उसमें वापस देखना, कि विजय सिंह पथिक ने किसानों को यह कहा था कि आप अपनी जमीनें राजा को वापस दे दो, सामंत को वापस दे दो, बिजोलिया के सामंत को वापस दे दो, और उसको कर देने से मना कर दो। जब आप जमीन उसको वापस दोगे तो उस पर दबाव बनेगा तो वो आपकी जमीनें भी वापस दे देगा और आपके कर भी कम कर देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा था, सामंत ने जमीनें लेके बेच दी थी, सामंत ने जमीनें देने से मना कर दिया था। किसान इस वजह से विजय सिंह पथिक से नाराज हो गए थे। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी में बननी बंद हो गई थी। विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज में विवाद हो गए थे, और विजय सिंह पथिक उसके बाद छोड़ के चले गए थे। तो जो जमीनें सामंत के पास पड़ी हुई थी, उन जमीनों को वापस लेने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने उस समय आखातीज के दिन सत्याग्रह शुरू कर दिया था। 21 अप्रैल 1931 को, पीछे गया पेज, 21 अप्रैल 1931 को सत्याग्रह शुरू किया गया था। जमीन वापस लेने के लिए सत्याग्रह शुरू किया गया था, ये वाला जो सत्याग्रह। जैसे ये सत्याग्रह शुरू किया 21 अप्रैल 1931 को, आखातीज वाला सत्याग्रह शुरू किया गया, तो माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनको जेल के अंदर डाल दिया गया। बाद में वहां से रिहा होने के बाद में अजमेर की तरफ आ गए थे। और अजमेर में माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 के अंदर, 1934 में अजमेर में गांव पड़ता नारेली, वहां नारेली के अंदर एक सेवा आश्रम स्थापित किया था। सेवा आश्रम स्थापित कर लिया था हरिजन उद्धार के लिए, हरिजनों के अपलिफ्टमेंट के लिए। हम और थोड़ी सी बातें जानते हैं कि 1932 में पुनः पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हो गया था। उसके बाद गांधी जी का लगभग पूरा जीवन हरिजनों के राइट्स के लिए आगे हुआ, हरिजनों के उद्धार में उन्होंने अपना जीवन बिताया। इसी श्रृंखला के अंदर अपने राजस्थान में जो माणिक्यलाल वर्मा थे, इन्होंने नारेली अजमेर के अंदर अपनी एक जगह पड़ती है, यहाँ पर एक सेवाश्रम स्थापित किया और हरिजन उद्धार का काम करना शुरू कर दिया था। इसी टाइम 1934 में इन्होंने अपने डूंगरपुर में सागवाड़ा के पास एक आश्रम और स्थापित किया था, खंडलाई आश्रम स्थापित कर लिया था डूंगरपुर के अंदर, सागवाड़ा के पास।
और यहां पर भी भील जनजाति के उद्धार में लग गए थे कि यार भीलों की हालत खराब है, भील जनजाति का उद्धार किया जाना चाहिए। अब माणिक्यलाल वर्मा तो सीन से, उदयपुर से थोड़े गायब, मेवाड़ से थोड़े गायब, अब अजमेर रह रहे हैं, डूंगरपुर रह रहे हैं। इस बीच के अंदर मेवाड़ के अंदर और क्या चल रहा है, मेवाड़ के अंदर टैक्स बढ़े हुए थे। एक आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने एक मंत्री का नाम बताया था, सुखदेव प्रसाद, मैंने कहा था कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो मारवाड़ में भी थे, बाद में वो मेवाड़ के अंदर आ गए थे। जनता मारवाड़ में भी उनसे परेशान थी, जनता मेवाड़ में भी उनसे परेशान थी, इसलिए जनता ने फिर एक आंदोलन किया कि एक तो नए कर जितने भी है वो हटाए जाने चाहिए, और जो सुखदेव प्रसाद है इसको हटाओ, ये सुखदेव प्रसाद को हटा दिया जाना चाहिए। तो 8 जुलाई 1932 को एक तो नए करों के खिलाफ और एक सुखदेव प्रसाद को हटाने के लिए फिर उदयपुर के अंदर आंदोलन किया गया। उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है पीपली घाट, वहां पीपली घाट पे लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि यार ये गलत चल रहा है। नेता तो बलवंत सिंह जी मैंने बताई थी आपको, एक नेता ये और है आपके रोशनलाल बोरदिया, इनका नाम थोड़ा सा याद रख लेना आप, रोशनलाल बोरदिया और इसके अंदर नेता थे। तो ये दो नेता बलवंत सिंह मेहता और रोशनलाल बोरदिया, दो नेता इसके अंदर रहे थे। पीपली घाट वाला जो हुआ था इसके अंदर, अब ये सब घटनाएं चल रही है। तो 32 से 38 के बीच में ज्यादा बड़ी कोई घटनाएं तो नहीं है। 32 से 38 के बीच की घटनाएं यही है कि माणिक्यलाल वर्मा इस दौरान बाहर रह रहे हैं और अजमेर के अंदर और डूंगरपुर के अंदर रह के वहां पे हरिजन उद्धार और भील उद्धार के लिए एक नारेली में आश्रम स्थापित कर रहे हैं और एक सागवाड़ा के अंदर आश्रम स्थापित कर रहे हैं, सागवाड़ा के पास खांडलाई नाम की जगह पे कर रहे हैं। इधर ये 8 जुलाई 1932 को यहाँ पर बलवंत सिंह और रोशनलाल बोरदिया के नेतृत्व में पीपली घाट पे लोग इकट्ठे होते हैं। महाराणा से अर्ज की जाती है एक तो नए कर लगाए गए उनको हटाया जाए और सुखदेव प्रसाद को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई बड़ी घटना इस दौरान नहीं हुई। पर इसी दौरान भारत के अंदर एक बड़ी घटना हो रही थी। 1938 में फरवरी महीने के अंदर गुजरात की एक जगह हरिपुरा के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। हमने पिछले कई वीडियो में इस अधिवेशन के बारे में पढ़ा। सुभाष बाबू पहली बार इसके अध्यक्ष बन रहे थे। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए उदयपुर से 2 बंदे के, एक तो अमृतलाल सुखवाल और एक भवानी शंकर, ये 2 बंदे थे जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया, हरिपुरा कांग्रेस के अंदर भाग लिया। हरिपुरा कांग्रेस जिसमें मैंने अभी बता दिया आपको सुभाष इसके अंदर अध्यक्ष बने थे, सुभाष बोस इसके अध्यक्ष थे। और मैंने कभी पहले भी आपको बात बताई थी कि यही वो अधिवेशन था जिसके अंदर ये कहा गया था कि देशी रियासतों में जो भी प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं उनको कांग्रेस अपना एक्टिव सपोर्ट करेगी, कांग्रेस उनको अपना सक्रिय समर्थन देने का वादा करती है। इसके बाद में राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के अंदर एक बूम आता है, उछाल आता है, प्रजामंडल ज्यादा बनने लगते हैं। इस हरिपुरा कांग्रेस के बाद सबसे पहले कहीं पर प्रजामंडल बनाया गया था तो वो था अपने मेवाड़। ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ मेरे समझ में किसी एग्जाम में कि हरिपुरा कांग्रेस के ठीक बाद राजस्थान में कौन सा प्रजामंडल स्थापित कर दिया गया था, तो उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित कर दिया गया था। और हरिपुरा कांग्रेस में भाग लेने के लिए मेवाड़ से 2 बंदे गए थे, इनके नाम याद रख लेना, अमृतलाल गए थे और भवानी शंकर गए थे। मेवाड़ सरकार को पता चला, मेवाड़ सरकार ने कहा ध्यान रखो इनका, ये आजकल कांग्रेस वाले अधिवेशन में ज्यादा चाह रहे हैं। ये सब सूचनाएं उधर माणिक्यलाल वर्मा को प्राप्त हो रही थी कि भाई ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है अपने मेवाड़ के अंदर। तो माणिक्यलाल वर्मा को जब ये समाचार मिले, बाकी लोगों ने और भेजे सर आप आइए, आप बड़े नेता हो। तो माणिक्यलाल वर्मा तब सागवाड़ा वाला खांडलाई आश्रम संभाल रहे थे। माणिक्यलाल वर्मा ने वो तो संभलाया भोगीलाल पंड्या को, आगे हम और पढ़ेंगे भोगीलाल जी के बारे में और जानेंगे हम। तो जो भोगीलाल जी थे जिनको हम वागड़ के गांधी के नाम से जानते हैं, इनको कहा कि भाई भोगीलाल जी ये तो यार आप संभालो, भोगीलाल पंड्या को कहा, और मैं एक बार मेवाड़ जाऊंगा और मेवाड़ जाके वहां पर बातचीत करूंगा। तो वो बाद में, उसके बाद में मेवाड़ आ गए थे। और मेवाड़ आके उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना कर दी। हरिपुरा कांग्रेस के ठीक बाद प्रजामंडल स्थापित किया गया। ये थोड़ी सी तारीख याद रखने वाली सी है, तो ये तारीख याद रख लेना आप। 24 अप्रैल 1938 को प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बलवंत सिंह मेहता के घर पे की गई थी। बलवंत सिंह मेहता का जो घर था उसका नाम था साहित्य कुटीर, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इनके घर पे हुई तो बलवंत सिंह मेहता ही बने इसके अध्यक्ष। भूरेलाल बया को बनाया गया था इसका उपाध्यक्ष, मतलब ये प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट। और माणिक्यलाल वर्मा ने कहा मैं तो इसका महामंत्री बन जाऊंगा, जनरल सेक्रेटरी बन जाऊंगा, ये इसके जनरल सेक्रेटरी बने। ये मुझे याद है किसी एग्जाम में एक बार ये तारीख पूछी हुई थी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल की तारीख मुझे वैसे भी बेहद अच्छी लगती है कि यार जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 24 अप्रैल जगह जगह आता है, खूब सारी जगह पे 24 अप्रैल याद करना पड़ता है कि 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। फिर हम पढ़ते हैं 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं केशवानंद भारती का मामला, जिसके अंदर पहली बार अपने संविधान में वो मूल ढांचे की, आधारभूत ढांचे की, जो उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसकी बात की गई थी। वो केशवानंद भारती बनाम बॉम्बे, वो जो केशवानंद भारती वाला जो मामला है वो भी अपने 24 अप्रैल का। उसके बाद में
अपने जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो जो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था वो भी 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल खूब सारी जगह आपके काम आता था, यहाँ पर भी याद हो जाएगा। और केशवानंद भारती वाले मामले में तो मुझे हमेशा और भी याद आता है कि केशवानंद भारती वाला जो मामला है बनाम जो केरल स्टेट वाला मामला है 24 अप्रैल 1973 का, उसी दिन सचिन का बर्थडे, सचिन रमेश तेंदुलकर का जो जन्मदिन है वो 24 अप्रैल 1973 है। तो 24 अप्रैल इस बहाने आपके खूब सारी जगह काम आएगा और खूब सारी जगह याद हो जाएगा। 1938 मैंने बता ही दिया, हरिपुरा कांग्रेस हो रही है फरवरी में, उसके ठीक बाद में स्थापित कर रहे हैं। हरिपुरा कांग्रेस 1938 में हो रही है, वो फरवरी में हो रही है, अप्रैल के अंदर स्थापित कर रहे हैं। बलवंत सिंह मेहता के घर पे कर रहे हैं, उनका जो घर है उसको साहित्य कुटीर कहा जाता था, उनके घर पे भी तो अध्यक्ष वो खुद है, भूरेलाल भैया उसके उपाध्यक्ष है और माणिकलाल वर्मा उसके महामंत्री है, उसके महासचिव। मेवाड़ की रियासत को पता चला कि साहब ऐसा ऐसा कुछ किया जा रहा है। मेवाड़ रियासत में उस समय एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, धर्म नारायण काक, वो जो आपके सुखदेव प्रसाद थे उनके बेटे, पापा की तरह बेटे वाला सा योगदान। और धर्म नारायण काक ने वर्मा जी को बुलाया, वर्मा जी को बुलाकर भाई साहब ये जो प्रजामंडल आपने बनाया है ये प्रजामंडल लीगल नहीं, प्रजामंडल का आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसलिए हम इस प्रजामंडल को आपने स्वीकार ही नहीं करते। और उन्होंने वर्मा जी को, जब वर्मा जी ने कहा कि नहीं हम तो प्रजामंडल चलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब रवाना हो यहाँ से, आज के बाद मेवाड़ में नहीं दिखने चाहिए आप। तो वर्मा जी मेवाड़ से निकाल दिए गए। अब मेवाड़ से निकाल दिए वर्मा जी कहाँ जाए, तो वर्मा जी पहले गए गांधी जी के पास। गांधी जी को जाकर बापू राह दिखाओ यार, क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। और बापू ने कहा कि मेवाड़ से निकाल दिया तो कोई बात नहीं, आप तो राजस्थान में आंदोलन जारी रखो। तो राजस्थान में कहाँ जाए, मेवाड़ से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, आप कौन सी जगह पे जाए, राजा दूसरा कौन घुसने देगा। फिर वही बात, एक जगह ले देंगे अजमेर, गोरों का राज, गोरे बापड़े भले आदमी, उन्होंने कहा यहाँ अजमेर चले जाओ आप, तो अजमेर जाके अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। तो वर्मा जी अजमेर आ गए थे और अजमेर के अंदर आके उन्होंने प्रजामंडल संभालना शुरू कर दिया था। और जब अजमेर रह रहे थे तभी उन्होंने किताब लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम की एक किताब लिख दी। अब जब प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, प्रजामंडल पे रोक लगा दी गई, वर्मा जी को निकाल दिया गया, तो अब क्या किया जाए। तो प्रजामंडल वालों ने कहा भाई साहब हम इसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। वापस गांधी जी के पास में एक बंदे गए, भूरेलाल भैया, गांधी जी से सलाह लेने के लिए गए और गांधी जी कहा बापू क्या किया जाना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक है आप सत्याग्रह शुरू कर दो। तो इन्होंने कहा कि भाई हम 4 अक्टूबर से सत्याग्रह शुरू कर देंगे। भूरेलाल भैया मिलके 4 अक्टूबर को विजयदशमी थी, दशहरा, तो दशहरे के दिन से हम सत्याग्रह हमारा शुरू करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम गिरफ्तारियां देंगे इसके खिलाफ, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे। क्योंकि गांधी जी का आंदोलन करने का तरीका वो सत्याग्रह ही था। मेवाड़ सरकार को पता चला कि भूरेलाल भैया मिलके आए और ऐसी ऐसी बातें करने वाले, भूरेलाल भैया को पकड़ा, इनको तो पकड़ के और जोरदार जगह भेजा, सरड़ा किले में नजरबंदी किया गया। उदयपुर में सरड़ा नाम की जगह, जलवायु बेहद खराब सी रहा करती थी, जंगलों के अंदर किला बना हुआ था, दूर दूर तक ना बंदार ना बंदे की जात, कि कहते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेज किसी भी क्रांतिकारी को अंडमान निकोबार भेज दिया करते थे, जिसको हम काला पानी की सजा कहते हैं, उसी प्रकार मेवाड़ में कोई ऐसा बंदा होता तो उसको सरड़ा किले में भेज दिया करते, इसलिए सरड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। तो ये याद रख लेना, कोई पूछे कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है, तो सरड़ा किले कहा जाता है। सरड़ा किले में किसको नजरबंद, हाउस अरेस्ट किया गया था, तो भूरेलाल भैया जो कि इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे, भूरेलाल भैया, इनको यहाँ पर नजरबंद किया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था यहाँ पे। अब इसके आगे की बात, अब मैंने वो बताया कि उन्होंने कहा था भाई 4 अक्टूबर के दिन हम दशहरे के दिन से हमारा सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो 4 अक्टूबर 1938 को दशहरे वाले दिन से इन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। जो सत्याग्रह करने में सबसे पहले जिस बंदे ने गिरफ्तारी दी थी, जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे, वो थे रमेश चंद्र व्यास। इनका नाम और याद रखना, भीलवाड़ा के रहने वाले थे, ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो रमेश चंद्र व्यास थे। अब रमेश चंद्र व्यास की एक बात और बताऊं, जब यहाँ पर है, रमेश चंद्र व्यास इससे पहले एक कांड में और गिरफ्तार हो चुके थे। अजमेर का एक कांड है अपने, डोगरा कांड, डोगरा कांड नाम का एक कांड हुआ था अजमेर में 4 अप्रैल 1935 का। करने वाले बंदे कौन, तो करने वाले बंदे ज्वाला प्रसाद शर्मा। क्रांतिकारी गतिविधियां आगे और पढ़ेंगे अलग से, तब और जिक्र कर लेंगे अपने इसका, आज थोड़ा सा याद रखना। पीएन डोगरा, प्राणनाथ डोगरा नाम करके एक पुलिस के अधिकारी हुआ करते थे, उनको मारने की स्कीम बनाई गई थी ज्वाला प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में, उसमें रमेश चंद्र व्यास भी शामिल थे। तो एक क्रांतिकारी थे रमेश चंद्र व्यास, भीलवाड़ा में आमली नाम का गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। हालांकि इस घटना में पीएन डोगरा नहीं मरे थे, और उनके एक सहायक थे सलाउद्दीन, तो सलाउद्दीन उस बम कांड के अंदर मारे गए थे। लेकिन इसमें बाद में ज्वाला
ज्वाला प्रसाद शर्मा ये बाद में गिरफ्तार हुए थे, रमेश चंद्र व्यास भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन इनके खिलाफ सबूत वगैरह नहीं मिले थे। तो वर्मा जी को पता था भाई ये बंदा क्रांतिकारी है, इससे पहले डोगरा कांड में इसका नाम आ चुका है, तो क्यों ना इसी बंदे से सत्याग्रह शुरू करवाया जाए। तो रमेश चंद्र व्यास प्रथम सत्याग्रही बने थे, तो ये याद रखने वाली बात है। अब जैसे ही सत्याग्रह शुरू हुआ, मेवाड़ के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया, सबको जेल में डालना वगैरह शुरू कर दिया। तो कहा गया कि मेवाड़ से बाहर जो मेवाड़ी रहते हैं उनके पास समाचार भिजवाया गया और कहा आप जहां भी रहते हो वहां पर प्रजामंडल की शाखाएं स्थापित करो, वहां पर इसके बारे में प्रचार प्रसार करो, बड़े नेताओं से मिलो, ताकि ये जो रोक वगैरह लगाई हुई इसको हटाई जा सके। उधर जमनालाल बजाज प्रयास कर रहे थे, बजाज जी ने इधर मेवाड़ वालों से बात की कि यार ये आप हटवा दो, पर प्रयास उनके नहीं रह रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे। तो 4 जगह मेवाड़ से बाहर इसकी शाखाएं बनाई गई थी, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला। महाराष्ट्र के अंदर 4 जगह पे इसकी ये 4 शाखाएं स्थापित कर दी गई, बॉम्बे में, जलगांव में, नागपुर में और अकोला के अंदर स्थापित कर दी गई। सत्याग्रह चल रहा है, सत्याग्रह में महिलाएं भी कूद गई, वर्मा जी का तो पूरा परिवार ही, वर्मा जी की जो खुद की पत्नी थी नारायणी देवी, इनकी जो सुपुत्री थे स्नेहलता, और एक प्यारेचंद बिश्नोई टीचर हुआ करते थे, उनकी पत्नी थे भगवती देवी बिश्नोई, इन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया था। इनका नाम और थोड़ा सा याद रखना, ये मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स में महिलाओं के मिलान करवाने वाला एक क्वेश्चन था, उसमें था कि भगवती देवी बिश्नोई कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो भगवती देवी बिश्नोई आपके मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, क्योंकि अक्सर जब भी बिश्नोई शब्द अपने दिमाग में आता है तो पश्चिमी राजस्थान दिमाग के अंदर आता है, लेकिन ये मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, याद रखना। इनके पति टीचर हुआ करते थे वहां पे। तो भगवती देवी बिश्नोई को इन सबको वहां से निष्कासित कर दिया गया, इन सबको निकाल दिया गया कि नहीं साहब आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आप यहाँ से निकलिए। तो इनको भी याद रखना कि भाई वर्मा जी की पत्नी कौन थे, नारायण देवी। और बातें करेंगे हम नारायण देवी की आगे, और इनकी बेटी स्नेहलता और एक ये प्यारेचंद जी की जो पत्नी थे भगवती देवी, इन सबको यहाँ से निकाल दिया गया था। अब वर्मा जी उस समय अजमेर रह रहे थे, लेकिन सरकार लगी हुई थी कि वर्मा जी को भी गिरफ्तार किया जाए। और 2 फरवरी 1939 को देवली नाम की जगह पे वर्मा जी गिरफ्तार कर लिए गए। वर्मा जी को देवली गिरफ्तार कर, कहते हैं वर्मा जी को घसीटा गया था, वहां पे कपड़े वपड़े उतार के खंबे के लटका दिया गया था, बहुत बेहद मारपीट की गई थी वर्मा जी के साथ में। गांधी जी ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की। गांधी जी का एक समाचार पत्र निकला करता था हरिजन, इसका जो 18 फरवरी वाला अंक था, उस 18 फरवरी वाले अंक में गांधी जी ने कहा भाई ये तो गलत तरीका है यार, ऐसे कैसे किया जा सकता है और आपको ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये गांधी जी का हरिजन अखबार भी याद रखना। अपने राजस्थान में जब भी ऐसी दमन का कोई बातें हैं 1900 प्रजामंडल के बाद की जो भी, उसमें किसी अखबार में गांधी जी यदि आलोचना कर रहे तो हरिजन अखबार, मारवाड़ के अंदर दमन हो रहा था तब भी आलोचना कर रहे थे तो हरिजन के अंदर कर रहे थे, इसमें मेवाड़ में दमन हो रहा है तब आलोचना कर रहे हैं तो भी हरिजन के अंदर आलोचना कर रहे हैं। तो वर्मा जी को देवली से गिरफ्तार किया गया था, इनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया, गलत व्यवहार किया गया, मिसबिहेव किया गया सरकार द्वारा, और इसलिए गांधी जी ने इसकी क्रिटिसाइज की थी। अपने हरिजन नाम के न्यूज़पेपर में गांधी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया था। तो कोई सिंपल सा पूछ ले कि वर्मा जी को जब गिरफ्तार कर उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, तो मिसकंडक्ट हुआ, तो उसकी आलोचना करने वाले कौन थे या कौन से अखबार में आलोचना हुई थी? तो गांधी जी ने आलोचना की थी और हरिजन नाम के अखबार में इसकी आलोचना की गई थी। तो ये सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह क्यों चल रहा है? क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगाई हुई है, इस वजह से सत्याग्रह चल रहा है। अब आगे, अब उधर 1939 में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 1939 में अकाल पड़ा हुआ था बहुत भयंकर तरीका। माणिक्यलाल वर्मा ने गुप्त रूप से अपनी पत्नी जो अजमेर में रह रहे थे उस समय, उनके पास समाचार भिजवाए कि भाई आपको अकाल के लिए कुछ करना चाहिए। नारायण देवी वर्मा और एक बंदे और नंदलाल जोशी, इन लोगों ने उस समय अकाल सहायता समिति की स्थापना की थी। अकाल के दौरान अकाल सहायता समिति बनाई थी। ये भी याद रख लेना कि भाई नारायण देवी वर्मा ने किसके साथ में मिलकर अकाल सहायता समिति की स्थापना की थी? तो नंदलाल जोशी के टाइम 1939 का जो अकाल पड़ा हुआ था, लगभग पूरे राजस्थान में अपने अकाल था। पिछले वीडियो में हमने लोक परिषद के कार्य पढ़े थे कि लोक परिषद ने किस प्रकार फलोदी में चारा केंद्र खोल दिया था, महाराजा उमेद सिंह ने उसमें 80 लाख रुपए दिए थे। तो उसी टाइम ये नारायण देवी नंदलाल जोशी अपने इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, मेवाड़ वाले में, अजमेर वाले क्षेत्र में, और अकाल सहायता समिति इन्होंने बनाई थी। सत्याग्रह चल रहा है, इतने में गांधी जी ने कहा सत्याग्रह रोक दिया जाए। गांधी जी की रणनीति भी रहती थी कि किसी भी आंदोलन को पीक पे ले जाके उसे रोक दिया जाना चाहिए, ताकि अगले आंदोलन के लिए एक तो लोगों के अंदर क्षमताएं, ऊर्जा, एनर्जी बची रहे और सरकार जो है वो ज्यादा दमन नहीं कर पाए। क्योंकि यदि सरकार ने ज्यादा दमन कर दिया आंदोलन का, ज्यादा दबा दिया उसको, तो अगली बार लोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आएंगे नहीं। अतः 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। रिहा हुए वर्मा जी जैसे ही वापस आए, उसके बाद वर्मा जी फिर
जब वापस आए तो सब कार्यकर्ताओं को जो बाहर निकाला गया तो वर्मा जी ने बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। बेगार ब्लेट प्रथा हुआ करती थी, इसमें किसी भी व्यक्ति को सामंत वगैरह जो थे बिना पैसे दे के काम करवा लिया करते थे। इसलिए दबाव बनाया कि साहब बेगार प्रथा पे रोक लगाई जाए। सरकार ने रोक लगा दी। प्रजामंडल की पहली मॉरल विक्ट्री यदि कोई थी तो वो इस बेगार ब्लेट प्रथा पर रोक लगा दी थी। ये उनकी पहली नैतिक विजय थी। तो ये भी कोई याद रहे कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल ने किसके नेतृत्व में या वर्मा जी ने कौन सी प्रथा का मेवाड़ प्रजामंडल के नेतृत्व में विरोध किया था और जिस पर रोक लगवाने में कामयाब भी हो गए थे। तो बेगार और ब्लेट प्रथा पर रोक लगाई थी और ये इनकी प्रथम नैतिक विजय थी। इधर एक घटनाक्रम और चेंज हो रहा था। धर्मनारायण काक जिन्होंने वर्मा जी को बाहर निकाला था, बीच में धर्मनारायण काक को हटा दिया गया था और धर्मनारायण काक की जगह एक नए बंदे आ गए थे, आपके सर टी.वी. राघवाचारी। सर टी.वी. राघवाचारी जो थे कांग्रेस के बड़े नेता रहे थे किसी टाइम। सर टी.वी. राघवाचारी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन के आए हुए थे। वो थोड़े उदार टाइप के आदमी थे। तो सर टी.वी. राघवाचारी ने कहा भाई ठीक, इनको रिहा वगैरह कर दिया जाए। वर्मा जी को रिहा किया गया। तो अब कहा कि अब इसका सम्मेलन भी बुलाएंगे हम, तो भाई सम्मेलन बुला लो। तो पहला सम्मेलन 1941 में उदयपुर के अंदर ही बुलाया गया था, 25-26 नवंबर को। तो कोई पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला सम्मेलन कब बुलाया गया था, तो 26 नवंबर को 1941 में बुलाया गया था, उदयपुर में बुलाया गया था। बड़े नेता वर्मा जी है तो इसके अध्यक्ष वर्मा जी रहे। अब बात याद रखने वाली, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, इनॉग्रेशन किसने किया था। तो इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे जे.बी. कृपलानी, कांग्रेस के एक बड़े नेता। आचार्य जीवन दास भगवान दास कृपलानी। आचार्य याद रखना, मुझे याद है किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि इनमें से कांग्रेस का कौन सा नेता मार साहब थे, क्योंकि बाकी ज्यादातर वाले वकील थे, ये मार साहब रहे थे। और फिर इनके बारे में हम और पढ़ते हैं कि जब देश आजाद हुआ था उस समय अपने कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में संविधान सभा के अंदर भी मूल अधिकारों वाली जो उप समिति बनाई गई थी उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। झंडा समिति जो बनाई गई थी उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और इनके जो वो धर्म पत्नी थे सुचिता कृपलानी, वो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री यदि कोई बनी थी तो यूपी के महिला मुख्यमंत्री बने थे सुचिता कृपलानी, तो जे.बी. कृपलानी की पत्नी थे। तो याद रखना, ये उद्घाटन करने के लिए आए थे। और इसी के अंदर एक ये याद रखना, विजयलक्ष्मी पंडित जो कि नेहरू जी की बहन थे, भाग लेने के लिए आए थे। खादी की एक एग्जीबिशन लगाई गई थी और उस एग्जीबिशन का उन्होंने उद्घाटन किया था। तो कोई पूछे 41 वाले सम्मेलन में दो कौन कौन लोग आए थे, तो जे.बी. कृपलानी आए थे और विजयलक्ष्मी पंडित आए थे। विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में पिछली बार मैंने बताई थी, नेहरू जी की बहन थे, जो यूएनओ की अपनी जनरल असेंबली होती है, जो महासभा होती है, उसके वो अध्यक्ष रहे थे, पहली महिला अध्यक्ष रहे थे 1953 में उसके। विजयलक्ष्मी पंडित बाद में अपने संसद के भी खूब समय तक सदस्य रहे थे। इनके बारे में तो चर्चित सी बात ही है कि नेहरू जी जब एक्सपायर हो गए थे, शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद, तो जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहा करते थे तो विजयलक्ष्मी पंडित ने इसका बड़ा विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को ये घर खाली करना चाहिए और इसको तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे मेमोरियल ही बना दिया जाना चाहिए। तो बड़ा यूं हंगामा सा ही कर दिया था उन्होंने बाद में। विजयलक्ष्मी पंडित बाद में, हालांकि इंदिरा गांधी से भी इनकी नहीं बनी थी, इंदिरा गांधी के विरोध में आ गए थे, पर एक बड़ी नेता रहे थे उस टाइम में। तो अपने याद रखने वाली बात ये कि इन्होंने खादी की एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। तो कोई पूछे कि उस मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में कौन सी एक बड़ी महिला नेता ने भाग लिया था, तो विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। जे.बी. कृपलानी ने उद्घाटन किया था, माणिकलाल वर्मा इसके अध्यक्ष थे। अब इसके बाद है, अब उधर ये 41 की बातें चल रही है, उधर गांधी जी 42 के अंदर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने जा रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा करने जा रहे थे गांधी जी। और भारत छोड़ो आंदोलन की 14 जुलाई को वर्धा में एक प्रस्ताव पारित करके कह दिया गया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। पर एग्जैक्टली भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू होता है वो शुरू होता है आपके 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी बॉम्बे में एक जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक मैदान, वहां से इस आंदोलन को शुरू करते हैं। ग्वालियर टैंक ग्राउंड जो था वहां से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और इसी में गांधी जी ने अपना वो फेमस भाषण दिया था, डू और डाई, करो या मरो। पहले वाले पिछले वाले उससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताई थी ये बात आपको। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करते हैं, अपना करो या मरो वाला भाषण देते हैं। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए भी वर्मा जी गए हुए थे। वर्मा जी ने इस अधिवेशन में भी भाग लिया था। 8 अगस्त में बाहर आए, उसमें मैंने बताया था कि उस भाषण में गांधी जी ने कहा भी था कि राजाओं को भी अब जितना जल्दी हो सके अंग्रेजों से अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए, प्रजामंडल को सत्ता सौंप देनी चाहिए। तो वर्मा जी बड़े उत्साहित हुए कि यार ये बात एकदम सही है। वर्मा जी वहां से बाहर आए और बाहर आते उनका कोई इंदौर का मित्र था,
और इंदौर वाला ये इलाका जो इंदौर, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, ये वाला इलाका अपने लगभग मेवाड़ का सा पार्ट हुआ करता था। मेवाड़ की जो कल्चर थी वही चला करती थी। तो उस इंदौर वाले मित्र ने वर्मा जी को पूछ लिया कि वर्मा जी, अंदर बातें तो बड़ी बड़ी हुई है, पर आपका क्या करना है, आप आंदोलन करोगे कि नहीं करोगे, आप तो राजाओं वाले में हो जाते हो। वर्मा जी ने कहा भाई सुन, हम है मेवाड़ी, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार वापस बोल देंगे। कहने का मतलब ये था कि हमने तो, मेवाड़ वालों ने तो सदियों से संघर्ष ही किया है। भले वो पहले कभी वो संघर्ष तुर्कों के खिलाफ रहा हो, बाद में वो संघर्ष मुगलों के खिलाफ रहा हो, बाद में वो संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ रहा हो, अब वो भले संघर्ष अंग्रेजों और राजाओं के खिलाफ रहा है, पर हमारा संघर्ष तो लगातार चल रहा है। इसलिए इसमें तो सोचना ही मत हम यहाँ पर भाग लेंगे, हम भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेंगे। तो याद रख लेना भाई, कभी कोई पूछ ले ये स्टेटमेंट किसका है कि हम तो मेवाड़ी है, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, इस बार भी हम बोलते हैं हर हर महादेव। और याद रखने वाली बात, इसका मतलब मेवाड़ में शैव संप्रदाय का प्रभाव ज्यादा था। और आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे वो भी खुद कहा करते थे कि हम एकलिंग जी के दीवान हैं। नागदा में जो एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ था, शुरुआत से उस पीठ की बहुत ज्यादा ही महत्व रहा था। लकुलिश संप्रदाय की पीठ है वो, और मेवाड़ के तमाम राजा ये मानते थे कि राजा हम नहीं है, राजा एकलिंग जी महाराज है, भगवान शिव है, हम उनके दीवान है, हम तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में आगे काम कर रहे हैं। तो वैसे ही तो हर हर महादेव मतलब वो शैव संप्रदाय का जो प्रभाव दिखाई यहाँ पर भी देता है कि भाई हमने शुरुआत से ही हर हर महादेव के नारे लगाए, इस बार वापस नारे लगाए। मुझे ये भी बड़ा ही जोरदार सा लगता है कि यार मेवाड़ी लोगों के अंदर ये भावनाएं बड़ी जोरदार थी कि राजस्थान में सबसे अधिक मुझे राष्ट्रवाद यदि उस समय कहीं पर दिखाई देता है तो मेवाड़ियों के अंदर वो राष्ट्रवाद दिखाई देता है। और यही कारण रहा होगा कि मेवाड़ इतने लंबे संघर्ष कर पाया कि मुगलों से टक्कर लेने में, पहले तुर्कों से टक्कर लेने में मेवाड़ अग्रणी रहा, सर्वोपरि रहा, सबसे आगे रहा, दूसरों को राह दिखाई उसने। प्रताप रहो, वो सांगा रहे, राज सिंह रहे, कुंभा रहे, सब लोग जरूर रहे थे। तो उसका एक रीजन ये भी था कि मेवाड़ियों में संघर्ष करने की भावनाएं बहुत अच्छी रही थी, बहुत शुरुआत से ही यूं वो संघर्षशील ही रहे थे। और शायद इसका एक और ज्योग्राफिकल एक चीज है, अक्सर वे लोग जो पहाड़ों के अंदर रहे हैं वो ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। वो भले आप शिवाजी देख लो महाराष्ट्र के अंदर, वो भले आप मेवाड़ वाले तमाम राजाओं को देख लो, वो भले आप नेपाल के गोरखों को देख लो, पहाड़ शायद कुछ बूस्ट करता है, शायद एक्स्ट्रा एनर्जी देता है आपको, शायद वो लड़ने की क्षमताएं आपकी विकसित करता है वहां पर। तो वहां के लोग थोड़े संघर्षशील तो रहे, और ये संघर्षशील न केवल राजाओं में दिखाई देती बल्कि प्रजामंडल आंदोलन तक हमें दिखाई देती। और मैं तो राजा प्रजा की बात ही क्यों करूं, मुझे राजस्थानी का किसी एक कवि की एक बहुत अच्छी कहानी है, तो उसका एक दोहा है। कहानी कुछ यूं कि एक बार मेवाड़ वाले पहाड़ों के अंदर एक सुअर रहा करता था, जंगली सुअर रहा करता था, वाइल्ड बोर रहा करता था इसके अंदर। और पहले राजा महाराजाओं के टाइम में जंगली सुअर का जो शिकार था वो बहुत ही मतलब स्टेटस सिंबल माना जाता था कि जंगली सुअर का शिकार कौन कर सकता है। एक बार कोई एक राजकुमार है मेवाड़ में, उसने जंगली सुअरों को शिकार करने शुरू किया, उसने सल्टा दिए सारे जंगली सुअर, आसपास में कोई रहने नहीं दिया। फाइनली एक जोड़ा बचा, जंगली सुअर और जंगली सुअर की पत्नी, उसकी वाइफ बची और कोई नहीं बचा। जंगली सुअर की जो पत्नी होती है, उसकी जो जोड़ीदार होते हैं, अपने राजस्थानी भाषा में उनको कहा जाता है भूंडन। राजस्थानी भाषा इस मामले में अपनी बड़ी समृद्ध भाषा है कि मुझे कई बार लगता है कि यार हिंदी में कोई पूछ ले कि सुअर को पत्नी को क्या कहते हैं, तो हिंदी वालों के पास तो कोई शब्द ही नहीं है। हिंदी वाले कहते हैं भाई मादा सुअर कहते हैं इसको। कोई पूछ ले कि ऊंट की जो फीमेल होती है उसको आप क्या कहोगे, तो ऊंटनी कह दो या मादा ऊंट कह दो। हमारे नहीं है सर, हमारे शब्द बने हुए। हमारे यदि कहा जाए कि सुअर की जो फीमेल होती है उसको क्या कहा जाए तो वो भूंडन है। हमारे कहा जाए कि ऊंट की जो फीमेल होती है उसको क्या कहा जाए तो सांड। और हमारे खूब शब्द बने हुए कि कभी किसी हिंदी वाले से पूछ लिया जाए कि कुत्ते का बच्चा क्या होता है तो कि पिल्ला, और बिल्ली का बच्चा क्या होता है तो पिल्ला। हमारे नहीं है, हमारे शब्द है कि कुत्ते का बच्चा कौन तो कुकरियो, बिल्ली का बच्चा कौन तो मिनियो। हर शब्द के अलग अलग बने। आप गाय का बच्चा पूछा जाए हिंदी कहे कि बछड़ा, आप भैंस का बच्चा पूछा जाए तो हिंदी फिर कहते कि उधर भी बछड़ा। अपने नहीं, अपने फिर यहाँ पर अलग अलग, गाय का बछड़ा तो टोगड़ियो, भैंस वाला है तो पाडियो। अपने यहाँ पे भेड़ के पति के लिए अलग से नाम होता है कि भेड़ के पति को क्या कहते हैं, भेड़ का मतलब जो मेल है उसको क्या कहते हैं तो मिंडो, कि उसको मिंडा कहा जाता है। राजस्थान इस मामले में बेहद 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 समृद्ध भाषा है, आसपास ही नहीं फटके कोई दूसरे वाली। तो चलो मैं इस बात पे हूँ। तो भूंडन, भूंडन मतलब जो सुअर की जोड़ीदार होती है, एक सुअर और उसकी भूंडन का एक जोड़ा बचा, बाकी सबको उस राजकुमार ने सल्टा दी। उस भूंडन ने एक दिन अपने उस पति को कहा, अपने जोड़ीदार को कहा कि देख बाकी सब मरमुरा गए, राजकुमार डेली भाले ले लेके आता है, मार के जाता है, अब अपना नंबर लगने वाला, अपने मर जाएंगे, इससे अच्छा हो पहाड़ छोड़ के मालवा की तरफ भाग जाते हैं और मालवा की तरफ खेतों में छुप जाएंगे, कहीं पे जान तो बचे यहाँ पे। तब किसी कवि की बहुत अच्छी कल्पना है, उस सुअर के मुंह से कहलवाया हुआ एक दुआ है। सुअर अपने उस भूंडन को कहता है
कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, मगरा मतलब पहाड़, मगरो छोड़ू हूं नहीं कि मैं मगरा छोड़ के नहीं जाऊंगा, भूंडण मत बिलमार, भूंडण मुझे भरमाने की बातों में इधर उधर करने की कोशिश मत कर, मैं ये मगरा छोड़ के नहीं जाऊंगा, मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडण मत बिलमाए, सेला टकरा झेल स्यूं, सेल मतलब भाला, मैं यहाँ पे भालों की टकरें झेल लूंगा, सेला टकरा झेल स्यूं भजा वंश ल जाए, यदि मैं भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा, मेरे पूर्वज लज्जित हो जाएंगे। एक पशु में ये भावना रही तो बाकी मेवाड़ियों में तो ये भावनाएं किस कदर कूट कूट के भरी हुई होगी, वो स्वाभिमान और वो स्वतंत्रता किस कदर कूट कूट के भरी हुई होगी, वो अपने आप ही सहज अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। तो वर्मा जी वो उस मेवाड़ की धरती के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा हर हर महादेव बोले, हमारे यहाँ का तो बच्चा 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 नहीं भाई साहब, यहाँ के तो पशु पक्षी तक जब स्वाभिमान से भरे हुए रहते हैं तो हम तो अपने आप नहीं रहेंगे। तो याद रखना भाई, इस कहानी के बहाने आपको थोड़ी सी बातें याद हो जाएगी। अब वहां से वर्मा जी वापस आए और यहाँ पे अल्टीमेटम दिया, वर्मा जी जब उधर से आ रहे थे उससे तभी इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 20 अगस्त को अल्टीमेटम दिया गया, अगले 24 घंटे में जो मेवाड़ की सरकार है वो अंग्रेजों के साथ में अपने सारे संबंध विच्छेद, अगले 24 घंटों में मेवाड़ की सरकार ये घोषणा करे अंग्रेजों को कि तलाक 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 है, अपना कोई लेना देना नहीं है, वरना तो हम आंदोलन छेड़ देंगे। तो 20 अगस्त को सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया। सरकार को जैसे ही पता चला अल्टीमेटम का, सरकार ने 21 अगस्त को दोपहर में 12 बजे सबसे पहले वर्मा जी को गिरफ्तार किया कि वर्मा जी आप आ जाओ। तो ये याद रख लेना कि भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले यहाँ पर किसको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 21 अगस्त को। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन पूछा, वैसे तो हो ही जाता है कि भाई बड़े नेता वर्मा जी थे तो वही गिरफ्तार होंगे, पर फिर भी याद रहे कब गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो 20 अगस्त का अल्टीमेटम था 24 घंटों का, और 21 अगस्त को इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। केवल वर्मा जी को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो सारे जितने बड़े नेता थे, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी बाद में गिरफ्तार हुए थे। यहाँ तक कि महिलाएं आंदोलन के अंदर कूद गई थी। वापस वो 2 महिलाएं याद रखें, नारायण देवी वर्मा जो कि अपने माणिकलाल वर्मा की पत्नी थे, ये गिरफ्तार हुए अपने 6 महीने के बेटे के साथ। 6 महीने के बेटे थे इनके दीनबंधु भी इस चक्कर में इतिहास में नाम लिखवा गए। थोड़े बड़े होते शायद मम्मी घर पे छोड़ जाती, छोटे थे घर पे रह नहीं पाए तो दीनबंधु को भी लेके गए। दीनबंधु बाद में 81 के अंदर अपने लोकसभा के सदस्य रहे थे, 85 में बाद में विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। नारायण देवी वर्मा जो थे, नारायण देवी वर्मा खुद 70 के अंदर राज्यसभा की सदस्य रही थी अपने, पर नारायण देवी वर्मा 6 महीने के बच्चे को लेके अपने जेल के अंदर गए। नारायण देवी वर्मा के साथ में इनकी बेटी और गई सुशीला। याद रखना जब वहां पे सत्याग्रह के टाइम में निष्कासित किया गया था, वहां पर जो इनकी बेटी निष्कासित हुई थी वो थी स्नेहलता। इस बार जो इनके साथ में जेल गई थी उनका नाम था सुशीला। एक वही नाम आपके भगवती देवी बिश्नोई, मैंने पिछले में जो आपको बताया कि प्यारेलाल बिश्नोई की पत्नी हुआ करते थे, ये भी जेल के अंदर गए थे। तो इनका नाम याद रख लेना भाई। कौन 6 महीने के बच्चे को लेकर जेल गई थी, थोड़ा याद रह जाए तो नारायण देवी वर्मा गए थे। हालांकि मुझे यूं बड़ा अजीब सा लगा कि यार 1942 चल रहा है ठेठ, और 6 महीने के बच्चे को लेके जेल के अंदर गए नारायण देवी वर्मा। पर फिर जब आप पढ़ते हो तो पता चलता है कि भाई माणिकलाल वर्मा के 5 पुत्रियां हुई थी लगातार। ये सबसे लाडला हुआ था बाद में, तो मम्मी की थोड़ा ज्यादा ही लाडला रहा होगा। पर तब एक बात और समझ में आती है कि 5 पुत्रियों के बाद में एक पुत्र हुआ, इसका मतलब पुत्र मोह तो खतरनाक था। तभी लगातार 5 बेटियां हुई। हालांकि 6 बच्चे उस टाइम कोई बड़ी बात नहीं थी, लोग टीम बनाया करते थे क्रिकेट की पूरी। पर जब माणिकलाल वर्मा को, नारायण देवी वर्मा को, इन जैसे लोगों को देखते हैं, अक्सर हम इनको समाज सुधारकों के अंदर और पढ़ते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, बच्चियों की स्थिति सुधारने के लिए, समाज के अंधविश्वास दूर करने के लिए इन लोगों ने काम किए थे। थोड़ा सा घोड़ मोड़ सा लगता है यार ऐसे कैसे हुआ होगा, पर जो है वो तो बात है कि भाई थे वो भी पुत्र मोह राही होगा। उनको भी जो 6 महीने का बच्चा था दीनबंधु, उनके साथ में जेल गई माँ बेटे दोनों। जो एक बेटी और थे, बड़ी बेटी थे सुशीला, वो जेल। ये जो सुशीला की बात मैं बताऊँ, ये जो सुशीला जी थे, इनकी शादी बाद में शिवचरण माथुर के साथ में हुई थी। शिवचरण माथुर जो कि अपने राजस्थान के 2 बार सीएम रहे हैं, तो उनके साथ में इनकी बाद में शादी हुई थी। तो माणिकलाल वर्मा के जवाई थे एक प्रकार से शिवचरण जो माथुर थे वो। तो ये महिलाओं के 2-3 के नाम। शिवचरण माथुर की अभी आगे बात आएगी, मोरा की बात पढ़ेंगे उनकी। ये लो शिवचरण माथुर की बात आ गई। शिवचरण माथुर भी अब जब उधर ससुराल वाला पूरा परिवार लगा हुआ तो अपने कुछ ना कुछ तो किया जाए भाई साहब, वरना पत्नी कहती कि मैं जेल जाके आई थी, तुम कुछ ही नहीं कर पाए। स्टूडेंट लाइफ थी, गुना से कोटा के बीच में रेलवे लाइन जाया करती थी, भाई ने डायनामाइट लगा के रेलवे लाइन उड़ा दी थी। तो याद रख लेना कि शिवचरण माथुर ने कहां से कहां के बीच की रेलवे लाइन को उड़ा दिया था। तो गुना से कोटा के बीच, गुना जो आपके ग्वालियर में उधर मध्य प्रदेश में जो जगह पड़ती है, वहां से अपने कोटा के बीच में रेलवे लाइन आती थी, इसको डायनामाइट लगा के उड़ा दिया गया था। अब ये सब जेल के अंदर बंद हो रखे हैं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इनको बाहर निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। ग्वालियर, अभी जब ग्वालियर की बात है तो वापस ग्वालियर के राजा ने थोड़े दिन पहले एक
पासा फेंका। ग्वालियर में भी ऐसा कोई आंदोलन चल रहा होगा, और ग्वालियर के राजा ने अपने राजनीतिक कार्यकर्ता जो जेल में बंद थे उनको कहा कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल के उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दूंगा, तुम आंदोलन बंद कर दो। तो सारे के सारे कार्यकर्ता बाहर आ गए थे। लेकिन जब वर्मा जी को यह बात कह रहे थे तो वर्मा जी नहीं मान रहे थे। तो सर जो विजय राघवाचारी थे, टी विजय राघवाचारी थे, जो अपने यहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए थे, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने ग्वालियर वाले कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया, वर्मा जी से मिलने के लिए जेल भेजा, और वर्मा जी से मिलने के लिए भेजा, इनको कहा कि इनसे बात करो यार। लेकिन वर्मा जी ने उनको कहा कि ना भाई साहब, चिट्टो ना दियो कि नहीं, मैं ऐसा कोई आंदोलन बंद नहीं करने वाला। और वर्मा जी ने कहा ये जो आंदोलन है ये केवल भारत छोड़ो आंदोलन, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन नहीं, हम भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है, जब तक अंग्रेज बाहर नहीं जाएंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं। अब उनको लगा कि राघवाचारी को क्या, ये तो मान ही नहीं रहा। इस बार फिर एक बंदे को बुलाया गया, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी तब तक कांग्रेस से अलग हो गए थे, राजगोपालाचारी को समझाने के लिए बुलाया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो बाद में चलकर भारत के अपने गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन के बाद में बनाए गए थे, वो आए। उन्होंने वर्मा जी से बात की। वर्मा जी ने कहा राजा जी, बात देखो सीधी सी, मैं हूँ गांधी जी का सच्चा सिपाही। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। गांधी जी जब तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे, हम तो आज आंदोलन वापस लें, कल आंदोलन वापस लें। ये बात एक तरफ इशारा करती है। बाकी सब जगह जो अपने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलन चल रहे थे, वो ये मानते थे कि हम अपने स्टेट के लिए आंदोलन चला रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए आंदोलन चला रहे हैं। मेवाड़ प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल है जो कह रहा था कि हमारा संबंध सीधा कांग्रेस के साथ, हम एक राष्ट्रीय आंदोलन का भाग है। तो कोई पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां के प्रजामंडल में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपनी सद्भावनाएं दिखाई देती है या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति सीधा संबंध दिखाई देता, तो वो प्रजामंडल कौन सा था? तो मेवाड़ प्रजामंडल था जिनका संबंध दिखाई देता है। तो ग्वालियर वाले राजनीतिक कार्यकर्ता है, इनको भी मना कर दिया। राजा जी आए थे, राजा जी को भी इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे इनको बाहर तो निकाल दिया गया, कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए, कार्यकर्ता रिहा किए गए। इसी समय में खारी नदी के अंदर बाढ़ आई हुई थी, और जब खारी नदी में बाढ़ आई हुई थी तो एक बाढ़ सहायता समिति का वापस गठन किया गया। बाढ़ सहायक समिति या बाढ़ सहायता समिति बनाई गई थी। भवानी शंकर वैद्य इसके अध्यक्ष थे, और जो आपके भूरेलाल बया जिनको हम पढ़ रहे थे वो इसके उपाध्यक्ष थे। वो प्रेसिडेंट थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रजामंडल दो काम कर रहा है। प्रजामंडल ने अकाल सहायता समिति बनाई है, प्रजामंडल ने बाढ़ सहायता समिति बनाई है। अकाल साहित्य समिति पहले पढ़े हमने, नंदलाल जोशी और नारायण देव वर्मा। ये हम पढ़ रहे हैं बाढ़ सहायक समिति या बाढ़ सहायता समिति, और ये आपके भवानी शंकर वैद्य और भूरेलाल बया। जब रिहा होके आ गए, मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश वाला खूब सारा पोर्शन अपना सा पार्टी हुआ करता था, इसलिए सबने कहा कि यार राजस्थान के और ये मध्य प्रदेश के सारे कार्यकर्ता मिलते हैं, अपने उदयपुर पॉइंट सा लगता है अपने बीच का, यहाँ पर अपने बैठ के बातचीत करते हैं। इसलिए 2-3 अप्रैल 1934 को राजपूताना और मध्य भारत के कार्यकर्ताओं की उदयपुर के अंदर एक मीटिंग, उदयपुर है भाई, गलत लिखा गया, उदयपुर में मीटिंग हुई। इंदौर के रहने वाले एक बंदे थे, एवी सरवटे इंदौर के, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसके अंदर कहा गया कि हमारा पूरा जो विश्वास है महात्मा गांधी में, अपना इस भाई कोई पूछ ले इस बैठक में क्या बात हुई, तो महात्मा गांधी में विश्वास व्यक्त किया गया। गांधी जी जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे अपने। पर 1945 तक जाते जाते तो भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो ही गया था। उसके बाद ये थोड़ी सी बातें याद रख लेना, शिवचरण माथुर वाली बात याद रख लेना, ये बीच वाले थोड़े है तो बोल बच्चन से, पर फिर भी थोड़ा दिमाग के अंदर रखना आपने। अब इसके 46 के अंदर उधर आपके भारत की आजादी की बातें चल रही है, कैबिनेट मिशन वगैरह आने की बातें चल रही है। उसी टाइम जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी, जो हमने पढ़ी थी 1927 के अंदर, आपके मणिलाल कोठारी ने, बलवंत सिंह मेहता, बलवंत राय जो मेहता थे, उन सब लोगों ने स्थापित की थी, उसका सम्मेलन बुलाने की बात है। और इसका जो 7वां सम्मेलन था, ये 7वां सम्मेलन 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946, न्यू ईयर मान लो, 45 का लास्ट दिन, 46 का पहला दिन। और इसको उदयपुर के अंदर अपने एक जगह पड़ती है सलेटिया मैदान। इस सलेटिया मैदान के अंदर उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन बुलाया गया। बड़ी बात है कि भाई इतनी बड़ी पार्टी, पूरे भारत की पार्टी, और उसका अधिवेशन अपने यहाँ पर बुलाया गया। नेहरू जी अध्यक्ष हुआ करते थे, मैंने दिन पहले बताई थी, नेहरू जी उस समय अध्यक्ष बने हुए थे। तो नेहरू जी अध्यक्ष के नाते यहाँ पर भाग लेने के लिए, नेहरू जी के एकदम खास दोस्त हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला। पिछली मीटिंग में भी याद कर लो आपने, मैंने वो जो गार्डन पार्टी वाली मीटिंग बताई थी, मैंने उसमें भी कहा था कि शेख अब्दुल्ला ने इसमें भाग लिया था। शेर कश्मीर जिनको हम कहते हैं, वो भाग लेने के लिए आए। तब नेहरू जी के और शेख अब्दुल्ला के बीच में गहरी छना करती थी। हालांकि ये तो बाद में नेहरू जी की और शेख अब्दुल्ला के बीच में बननी बंद भी। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करके साउथ की जेल के अंदर भेज दिया था, और वो 10 साल तक वहां जेल के अंदर रखा था इस आदमी को। तो इस बार जब हल्ला मचाया गया कि जब कश्मीर के अंदर ये 370 हटाई गई, कश्मीर के सारे नेताओं को गिरफ्तार करके कश्मीर में रख दिया गया, और कांग्रेस वालों ने खूब हल्ला काटा इस पे, यार ये कैसे किया जा सकता। तब मुझे लगा कि यार इन्होंने तो कुछ ही नहीं किया,
नेहरू जी ने जब किया था तो कश्मीर में तो रखा ही नहीं था, बंदे को बापड़े को साउथ में टिकाया था, ठेठ एकदम कोई नीचे ले जाके पटक दिया था, उसको आसपास में लेना देना नहीं था। तो ये कश्मीर वालों के साथ में ऐसा चल ही रहा था। तो शेख अब्दुल्ला इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे, और जब नेहरू जी आए तो नेहरू जी ने कहा भाई उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। फिर मैंने पिछली बार बताया, नेहरू जी 45 में जोधपुर आए थे, 25,000 रुपए लेके गए थे। नेहरू जी जहां जाते वहां से कुछ ना कुछ ले ही जाते थे। इस बार भोपाल सिंह ने 25,000 रुपए दिए थे नेहरू जी को। यहाँ पर जब नेहरू जी आए थे 25,000 रुपए की भेंट के नेहरू जी ने कहा चंदा वंदा दो यार, हमारे पास कम पड़ रहे हैं पैसे, तो याद रखना भाई। उधर उमेद सिंह ने दिए थे जोधपुर के अंदर, इधर आपके उदयपुर के अंदर भोपाल सिंह था, इन्होंने दिए थे। और नेहरू जी कहे कि यार आप रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाओ, अंग्रेज जाने वाले हैं, सब जगह चेंज होने वाले हैं, आप चेंज क्यों नहीं कर रहे हो अपने आप में? तो कहा भाई ठीक है हम भी चेंज करेंगे। तो इधर कहा गया 46 के अंदर कहा गया कि ठाकुर गोपाल सिंह थे, उनके नेतृत्व में एक समिति बनाएगी। समिति का भाई तू सिफारिश दे क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक विधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया कि कानून कैसे बनाए जाएंगे, इसके लिए कमेटी बनाई जाए। 11 सदस्य थे जिनमें प्रजामंडल के 5 सदस्य भी लिए गए थे। इसने कहा कि भाई ये बनी, और इसने कहा एक संविधान सभा स्थापित की जानी चाहिए, लेकिन सरकार को पसंद नहीं है और सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया, सरकार ने इसको स्वीकार ही नहीं किया। इतने में विजय राघवाचारी के और सरकार के बीच में बन्नी बंद हो गई। बन्नी बंद हुई। अच्छा इससे पहले एक बात और लगी, ये तो इसको तो अस्वीकार कर दिया सरकार ने, पहले तो अस्वीकार कर दिया, पर सरकार ने बीच के अंदर एक कार्यकारी परिषद, उन्होंने कहा ये संविधान सभा इस वाली तो हम नहीं लेते, लेकिन हम कार्यकारी परिषद के अंदर सदस्य बढ़ा देंगे और तुम्हारे प्रजामंडल के भी सदस्य ले लेंगे। और कार्यकारी परिषद में 2 सदस्य लिए गए, तो मोहनलाल सुखाड़िया और एक हीरालाल कोठारी। मेवाड़ प्रजामंडल वाला आंदोलन है वो इस नेता को उजागर करता है, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में अपने को बताता है। कालांतर में ये लड़का बाद में अपने 1954 के अंदर जाके देश का राज्य का मुख्यमंत्री बना था, और मुख्यमंत्री एक बार बना 1954 में, लगातार 17 साल तक बाद में मुख्यमंत्री रहे थे। तो बहुत यंग एज के 38 साल की उम्र में बने थे। तो देख लो आप 54 में 38 साल की उम्र में बन गए थे, ये है आपका 46 तो अब तो 30 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में वो कार्यकारी परिषद के सदस्य बन गए। और वैसे भी यूं इस मामले में अग्रेसिव नेचर का बंदा था। उस टाइम 38 के आसपास इन्होंने शायद इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी, इंदुबाला गरासिया के साथ में अंतरजाति विवाह किया था। अब उस टाइम बोल्ड थे भाई, ये चीजें अपना बोल्ड स्टेप हुआ करती थी। आज भी ग्रामीण समाज के अंदर और अपने कोई ऐसी सीधी सी बात कर ले कि भाई किसी को लव मैरिज करनी है, कोई घर वालों का तो घर वाले सूंघ के रख दे। पर मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम भी थोड़े फॉरवर्ड पड़े। मोहनलाल सुखाड़िया इंदुबाला गरासिया से इंटरजाति विवाह कर गए थे, तो राजनीतिक रूप से तो एक्टिव थे ही। तो इनको बाद में कहा ये नया लड़का है, यंग लड़का, अग्रेसिव लड़का, इसको कार्यकारी परिषद में लिया जाए। और एक हीरालाल कोठारी को इस परिषद के अंदर शामिल किया गया था। पर इसी बीच में सरकार की राघवाचारी से बन्नी हो गई बंद, और सरकार की जैसे राघवाचारी से बन्नी बंद हुई तो उसके बाद में राघवाचारी के लिए बात है कि भाई राघवाचारी की बातें हम नहीं मानेंगे। पर राघवाचारी जब बन्नी बंद हुई थी, इसी बीच राघवाचारी एक काम और कर गए। राघवाचारी एक बार फिर यहाँ पे संविधान बना गए। पिछली बार संविधान सभा की बात कर रहे थे, इस बार उन्होंने 3 मार्च 1947 को राघवाचारी के कहने पर एक संविधान और बनाया गया, संविधान की घोषणा की गई। और 46 सदस्यों की एक धारा सभा हुई। 18-28 का रेशियो था सर। 18 तो राजा ने कहा मैं नॉमिनेट करूंगा जागीरदारों में से, 28 जो होंगे वो जनता के अंदर से ले लेंगे। पर इसमें एक फिर प्रॉब्लम थी कि ये जो बनाई गई, इसमें महाराणा को सबसे मुखिया बना दिया गया था, वीटो पावर दे दी गई थी। और जो लेजिस्लेचर थी उसमें और जो एग्जीक्यूटिव थी उनमें आपस में कोई भी तारतम्य नहीं बिठाया गया था, और उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं किया गया था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो लेजिस्लेचर थी, सॉरी जो एग्जीक्यूटिव थी, उसको लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया था। अतः पिछली बार तो जो संविधान बना था वो सरकार ने कैंसिल किया, इस बार प्रजामंडल ने कैंसिल कर दिया। और इस बार प्रजामंडल ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। इतने में वी राघवाचारी को यहाँ से हटा दिया गया। वी राघवाचारी को हटा के यहाँ पे बना दिया मनोहर सिंह बिरला। मनोहर सिंह बिरला पीएम बना। मनोहर सिंह बिरला ने कहा कि संविधान बनाना वापस। अब कौन बनाए संविधान? तो संविधान बनाने के लिए फिर आदमी को लेके के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य रहे, आप जानते हो। इनको लीगल एडवाइजर, वैधानिक सलाहकार बनाया गया। और इस बार मुंशी जी ने एक संविधान फिर बनाया, लेकिन प्रजामंडल ने इस संविधान को भी स्वीकार नहीं किया। उनका नहीं, इसमें हमें अधिकार नहीं दिया जाए। फिर एक वर्मा जी का स्टेटमेंट है। हाँ, वर्मा जी ने कहा था कि राघवाचारी ने 2 संविधान बनाए थे, एक तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, एक फेंके पिछोला झील में। अब मुंशी जी वाला फेंके कहाँ, हमारा समझ में और नहीं आ रहा है। फिर जब मुंशी जी को लगा कि यार अपनी पार नहीं पड़नी यहाँ पे, तो मुंशी जी यहाँ से चले गए। मुंशी जी चले गए, अब क्या किया जाए? तो इतने में वापस प्रधानमंत्री और चेंज किया। एक नए प्रधानमंत्री गोपाल स्वामी अयंगर, यदि नाम सुनो, संविधान सभा के एक और सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर के कहने पर एक नए प्रधानमंत्री बनाए गए यहाँ पे, एस.बी. रामामूर्ति।
और रामामूर्ति ने सलाह दी, तो मोहन सिंह मेहता बिजोलिया आंदोलन में मैंने बताया था, राजस्व मंत्री हुआ करते थे मेवाड़ के, इन्होंने मुंशी वाले संविधान में एक संशोधन किया, प्रजामंडल ने उसको स्वीकार कर लिया और प्रजामंडल ने स्वीकार करके निर्वाचन में भाग लेना मान लिया कि हम निर्वाचन में भाग ले लेंगे। हालांकि फिर भी मंत्रिमंडल को लेकर यहाँ पे कई क्लेश चलते रहे थे, बहुत बाद में जाके बातें बन पाई थी और कहा गया था कि 6 मई 1948 को हम उत्तरदायी शासन बना देंगे और वो सरकार भी बना दी जाएगी, जनता के लोग ले लिए जाएंगे। पर इससे पहले 18 अप्रैल 1948 को, आप सब लोग जानते हो, अपने एकीकरण पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, 18 अप्रैल को जो मेवाड़ था उसको भारत सरकार में शामिल कर लिया गया था। तो उसके बाद में ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। जब इसके हो गया तो बाद में माणिक्यलाल वर्मा, हम आगे पढ़ेंगे, उनके नेतृत्व में एक सरकार ही बन गई थी, उस सरकार ने बाद में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि अड़ंगे तो कई करते रहे थे। इसी बीच में जब ये 18 अप्रैल को जब तक हुआ नहीं था, उत्तरदायी शासन के लिए जब प्रजामंडल यहाँ पर आंदोलन कर रहा था तो यहाँ पे गोलीकांड हुआ था, वो भी याद रखना। 5 अप्रैल 1948 को उदयपुर में फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में 2 लड़के शहीद हो गए, स्टूडेंट थे, शांतिलाल आनंदीलाल। तो कोई पूछ ले कि भाई शांतिलाल और आनंदीलाल कौन से शहर के अंदर उसमें आपके गोलीबारी में शहीद हो गए थे, फायरिंग में शहीद हो गए थे? तो उदयपुर के अंदर। कब हो गए थे? तो 5 अप्रैल 1948 को। किस लिए आंदोलन चल रहा था? तो उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए, करवाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसके अंदर शहीद हो गए थे। एकीकरण वाली बातें पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में कोई और बातें बता दूं। अब ये 2-3 ये जो पीएम बने थे, इनके नाम थोड़े से याद रखना। एक तो ये आपने टीवी राघवाचारी, आप और देखना राघवाचारी के बारे में, आगे किसी वीडियो में राघवाचारी के बारे में थोड़ी बातें बता दूंगा। और फिर एक ये रामामूर्ति, 2 बेसिक इनके याद रखना। एक जो बीच में अपने वाले बने थे, इनको तो भले मत रखना, पर इनका याद रख लेना आप। टीवी राघवाचारी और रामामूर्ति। कोई पूछ ले कि यार बाहर वाले कौन कौन बने थे, तो ये बाहर वाले लोग थे जो बने थे, टीवी राघवाचारी, रामामूर्ति इसके अंदर बने थे। और के.एम. मुंशी, वो पीएम तो नहीं बने थे, के.एम. मुंशी लीगल एडवाइजर हुआ करते थे। और मनोहर सिंह बेदला भी इसके अंदर एक पीएम और बने थे, वो अपने वाले थे। तो इन 2-3 के नाम आप बेसिकली थोड़े से याद रखना। अच्छा, इतना ही था। चलो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें और बताता हूँ आपको। इसमें प्रजामंडल की सीधी सीधी बातें देती थी। बलवंत सिंह मेहता के बारे में बात बताता हूँ। अच्छा हाँ, एक पढ़ा है भाई, एक पेज और है। मेवाड़ प्रजामंडल का अन्य केंद्र कोई रहे थे, 2 केंद्र रहे थे। एक तो भीलवाड़ा के अंदर आपका रमेश चंद्र व्यास मुख्य नेता रहे थे, भीलवाड़ा मुख्य केंद्र था। एक नाथद्वारा मुख्य केंद्र था। रमेश चंद्र व्यास की मैंने बात बता दी आपको कि मेवाड़ के पहले सत्याग्रही थे। डोगरा कांड जो हुआ था ज्वाला प्रसाद शर्मा वाला, उसके अंदर इन्होंने भाग लिया था, क्रांतिकारी थे। और नाथद्वारा एक केंद्र हो रहा था, नाथद्वारा के अंदर ये 2 लोगों के नाम और याद रखना, नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास। ये भी गिरफ्तारियां वगैरह दी थी। तो कोई पूछेगी उदयपुर के अतिरिक्त अन्य केंद्र कौन से रहे थे, तो एक तो भीलवाड़ा रहा था, एक नाथद्वारा रहा था। कहते हैं वर्मा जी ने पूरे मेवाड़ में साइकिल यात्रा की थी, पूरे मेवाड़ में साइकिल लेके घूमे थे वो लोगों के पास में इधर। तो ये भी कोई याद रखे, साइकिल से किसने यात्रा कर ली थी? पंछेड़ा गीत गाया करते थे, तो पूरे मेवाड़ में पंछेड़ा गाते हुए घूमे होंगे। चलो थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा बातें और बताऊं। बलवंत सिंह मेहता की बात की शुरुआत के अंदर मैंने बताया नहीं था, हम आगे बता देंगे इनके बारे में। तो बलवंत सिंह मेहता के 2 तो संगठन याद रखना। पहले एक संगठन बताऊंगा। 1915 में एक संगठन स्थापित किया था, प्रताप सभा। 1915 में प्रताप सभा नाम का एक संगठन स्थापित किया था इन्होंने। ये जो प्रताप सभा नाम का संगठन था, इसी ने सबसे पहले हल्दी घाटी का मेला लगाना शुरू किया था और प्रताप जयंती मनानी शुरू की थी। दोनों चीजें याद रखना, हल्दी घाटी मेला, हल्दी घाटी फेयर और प्रताप जयंती मनानी शुरू की थी। तो थोड़ा सा ये कि हल्दी घाटी मेले और प्रताप जयंती कौन सी सभा द्वारा मनाने शुरू की गई थी? प्रताप सभा 1915 में किसने स्थापित की थी? बलवंत सिंह मेहता। और फिर इनका प्रताप के प्रति तो योगदान रहा ही है उनके प्रति। मोती मगरी पे, जो उदयपुर में मोती मगरी में प्रताप का प्रतिमा लगी हुई है, उनकी जो मूर्ति लगी हुई है महाराणा प्रताप की, तो उसको लगवाने में भी इनकी मुख्य भूमिका रही थी बलवंत सिंह मेहता की। फिर बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में एक वनवासी आश्रम भी स्थापित किया था। ये भी याद रख लेना आप, वनवासी आश्रम। बलवंत सिंह मेहता बाद में उदयपुर से संविधान सभा के सदस्य थे। माणिक्यलाल वर्मा और ये दोनों संविधान सभा के अंदर भी गए और संविधान सभा के सदस्य थे। और जब संविधान सभा में साइन करने की बारी आई थी, तो राजस्थान वालों में सबसे पहले कोई साइन करता आपने तो बलवंत सिंह मेहता। संविधान पे सबसे पहले साइन करने वाला व्यक्ति था बलवंत सिंह मेहता। तो ये भी याद रख लेना कि संविधान सभा के सदस्य रहे थे माणिक्यलाल वर्मा के साथ। तो 2-3 बातें ये याद रखने वाली। फिर एक बात और, इनकी नारायण देव वर्मा के बारे में बता दूं।
नारायण देव वर्मा ने 1944 में भीलवाड़ा के अंदर एक महिला आश्रम स्थापित किया। ये भी याद रखना, कोई पूछे कि भाई महिला आश्रम किसने स्थापित किया? नारायण देव। महिला आश्रम से मुझे एक बात और याद है, मेवाड़ प्रजामंडल की एक नेता और थी शांता देवी त्रिवेदी। ये जो शांता देवी त्रिवेदी थे, इन्होंने आजादी वाले साल मतलब 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। राजस्थान महिला परिषद स्थापित किया था। तो ये भी इनके बारे में भी दो तीन लोग जो भी रहे, इनके बारे में आप याद और रखना कि नारायण देव वर्मा को 1944 में महिला आश्रम, मैंने बताया आपको ये बाद में 70 से 76 के बीच में अपने राज्यसभा की सदस्य भी रही थी। और वो शांता देवी त्रिवेदी है, इन्होंने 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। किसी छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए याद रख लेना, इस बहाने थोड़े से आपके याद हो जाएंगे। और वो खांडलाई आश्रम और नारेली आश्रम के बारे में मैंने आपको शुरुआत के अंदर बता ही दिया था। धन्यवाद। आगे मोर प्रजामंडल पढ़ेंगे, आप याद करना।